नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू करी है। इसमें हम लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज़ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स तक कवर कर लिया था। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स को मैंने अभी 2 पार्ट में अपलोड किया है, जहाँ जिसमें मैंने आर्टिकल 18 तक कवर कर लिया है। आज हम आर्टिकल 18 से आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने कंटेंट पे आऊँ, आप सबसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ, तो आप तक जल्द से जल्द वो वीडियो पहुँच जाए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को मैंने अलग-अलग छोटे-छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि फंडामेंटल राइट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फिर हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? व्हाई आर दे कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? फिर हमने देखा इसके फीचर्स क्या-क्या हैं, है ना? कुछ अपने उसमें नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, ये अब ये कोर्ट्स में एनफोर्सेबल हैं। ये सारे फीचर्स हमने देखे थे। फिर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे आ रहे थे और इन्हीं प्रोविजंस के अंदर में हमने आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक अभी तक देख लिया है और आज हम आर्टिकल 19 से लेके 32 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था, इसको हमने अच्छे से कवर कर लिया। आज अब हम स्वतंत्रता के अधिकार को शुरू करने जा रहे हैं, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है और अनुच्छेद 19 में 6 राइट्स की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान देंगे कि आर्टिकल 19(1) ये इसमें 6 अधिकार हैं और 19(2) में उनके 19(2) में, 19(3) में, 19(4) में, ये सबके क्या है एक्सेप्शंस हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हमको दिए गए हैं। सबसे पहला अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अलग-अलग फॉर्म में भी हो सकता है। हम लिख के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बोल के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम किसी पिक्चर के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। है ना? तो ये आर्टिकल 19(1) ए हमको इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, उनको एक्सप्रेस कर सकें। आर्टिकल 19(1) बी शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के सम्मेलन का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(1) सी हमें एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का राइट देता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बनाने का राइट तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर हमने कोई यूनियन बनाया है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ सरकार करे, ये बात हमारे लिए फंडामेंटल राइट नहीं है। ये रिकॉग्निशन सरकार के अंडर में आता है, उनके डिस्क्रिशन में आता है। सरकार चाहे तो हमारे बनाए गए एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज़ कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती। आर्टिकल 19(1) डी हमें अपने इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी मूव करने का इजाज़त देता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने देश में जहाँ कहीं भी चाहें, वहाँ जा सकते हैं, बिना किसी रोक-टोक के। आर्टिकल 1 ई हमें अपने देश के अंदर कहीं पे भी रिज़ाइड या सेटल करने का अधिकार देता है। यानी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हैं या फिर वहाँ पे निवास कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 19(1) एफ था, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार, जो पहले फंडामेंटल राइट था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 44वें संशोधन के माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर करके अब ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। तो ये जो है इसको ओमिट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट वाले पार्ट से। और आर्टिकल 19(1) जी जो है, ये हमें अपने देश के अंदर किसी भी प्रोफ़ेशन को प्रैक्टिस करने का, किसी ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन करने का, है ना? किसी ट्रेड या बिज़नेस को कैरी ऑन करने का राइट देता है। तो ये 6 राइट हमारे आर्टिकल 19 देता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको इसके फीचर्स में बताया था कि किसी भी फंडामेंटल राइट पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं।
तो इन सारे फंडामेंटल राइट्स पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और इसका आधार ये होगा कि अगर हमारी कोई बात या हमारा कोई विचार भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो, या फिर विदेशी राज्यों से जो हमारे मित्रवत संबंध है उसको हानि पहुंचाता हो, न्यायालय की अवमानना करता हो, किसी सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन हो, तो इन सारे केसेस में राज्य इस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। फिर आर्टिकल 19 में जो दूसरा अधिकार है, जहां पे हमें शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के सम्मेलन का अधिकार है, उस पर भी प्रतिबंध संभव है। इसका आधार ये है कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए हो, ठीक है? यातायात में नियंत्रण करने के लिए सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकती है कि हम कहीं पे भी सम्मेलन नहीं कर सकते। अगर उससे यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार चाहे तो हमारे सम्मेलन पर रोक लगा सकती है। देखिए, अब जैसे कि सीआरपीसी, माफ कीजिएगा, जैसे सीआरपीसी, जिसका अब नाम बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसका सेक्शन 144 आपने कई बार सुना होगा कि वहां पे धारा 44 लग गया है। तो ये 144 वही है जो हमें असेंबल होने से रोक सकता है। फिर इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन है, सेक्शन इंडियन पीनल कोड का 144 है। वो भी 5 या उससे ज़्यादा लोगों के अनलॉफुल असेंबली को रोक सकता है। तो ये सारे आधार हैं जिनके आधार पर राज्य चाहे तो हमारे शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का जो फंडामेंटल राइट है उस पे रोक लगा सकता है। फिर आर्टिकल 19 जो संघ या संगम बनाने का अधिकार देता है, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का अधिकार देता है, इस पर भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अगर वो हमारे देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ हो। ठीक है? अगर वो किसी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो और अगर वो इमोरल हो, यानी जो भी नैतिक सिद्धांत है उस नैतिक सिद्धांत के खिलाफ हो, तो ऐसे स्थिति में राज्य चाहे तो किसी भी संघ को या समिति को बनाने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। फिर हमें अपने देश के अंदर कहीं भी आने घूमने जाने का अधिकार होता है। हम अपने देश के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। सरकार इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। देखिए, अगर सामान्य जो लोग हैं उनके हित में हमारा मूवमेंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार हमारे मूवमेंट पे प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी एड्स के पेशेंट्स हैं या जो भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनके मूवमेंट पर प्रतिबंध सही है। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और वो किसी इलाके में जाना चाह रहा है, अब जैसा कि आपको पता होगा कि एड्स एक संक्रामक बीमारी है और इसका अभी तक पूर्ण सफल इलाज भी संभव नहीं हो पाया है ना? तो ऐसे स्थिति में जो अगर एड्स पीड़ित व्यक्ति के इधर-उधर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये सही माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ठीक है? फिर हमें कहीं भी आने-जाने का जो अधिकार है, इस पर इस बात के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। अब जैसे कि जो सिक्स्थ शेड्यूल वाले जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, इन राज्यों में जाने के लिए एक इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अब ऐसा इसलिए लेना पड़ता है ताकि जो भी वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, हम उनके कल्चर में इनक्रोच ना करें, है ना? हम उनको जो उनकी जो जीवन शैली है, हम उनके जीवन शैली में हस्तक्षेप ना करें, उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसी स्थिति में उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार अगर चाहे तो हमारे कहीं भी आने-जाने का जो अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिर आर्टिकल 19 में हमें देश के अंदर कहीं भी रिजाइड या सेटल करने का जो अधिकार है, उस पर भी सरकार इन्हीं 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है कि अगर वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हानि पहुँचा रहा हो या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें देश में कहीं भी रिजाइड और सेटल करने के फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब लास्ट वाला जो था कि हम किसी भी प्रोफ़ेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसे इस पर भी सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है अगर वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो तो। फिर देखिए, किसी प्रोफेशन के लिए अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है और अगर आपके पास ऐसा टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी सरकार आपके इस फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध लगा सकती है। फिर कोई भी ऐसा ट्रेड जो इमोरल हो, ऐसे ट्रेड पर भी प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ठीक है?
अब आपको ध्यान में रखना है कि हमें अपने देश के अंदर कहीं भी आने-जाने का अधिकार है। फंडामेंटल राइट है ये। ये हमें आर्टिकल 19 देता है। लेकिन अगर हमें देश के बाहर जाना है ना? तो ये राइट हमारे आर्टिकल माफ़ कीजिएगा 21 के अंडर आ जाता है। देश के अंदर आर्टिकल 19 और देश के बाहर घूमने का अधिकार फंडामेंटल राइट वो आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 19 1A में जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, इसमें बहुत सारे और भी अधिकार आते हैं जो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आता है, राइट टू टेलीकास्ट आता है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस आता है। यदि इसका मतलब ये है कि यदि हमें बोलने का अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पे दिया गया है, तो चुप रहने का अधिकार भी हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर नेशनल फ्लैग को फ्लाई करने का हमारा राइट फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। फिर हमें अपने जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का जो राइट है, ये भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। राइट टू रिप्लाई हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। राइट टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। अब देखिए, इंटरनेट सर्विसेज कांट बी सस्पेंडेड इनडेफिनेटली अंडर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017। अब ये जो टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017 है, इसके अनुसार अब हमेशा के लिए आप इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड नहीं कर सकते। टेम्पररी कर सकते हैं, लेकिन इनडेफिनेटली नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए ये था हमारा आर्टिकल 19। अब हम बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 20 पे। अब अनुच्छेद 20 जो है वो किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। देखिए, ये तीन चीजें कहता है। सबसे पहला ये है कि क्रिमिनल लॉज में कोई भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा, डबल जेओपार्डी नहीं होगी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। अब इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, क्रिमिनल लॉज में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होने का क्या मतलब है? कोई भी लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है अगर वो बना आज हो लेकिन लागू किसी पहले की तिथि से हो। फॉर एग्जाम्पल आप मानिए कि अगर अभी 2025 चल रहा है, इस साल कोई एक कानून बनता है लेकिन वो इफेक्ट में 2020 की डेट से आता है, तो हम ऐसे कानून को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। तो आर्टिकल 20 कहता है कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी कानून एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होगा। यानी अगर आज कोई क्रिमिनल का लॉ बना है तो वो आज की तिथि से ही लागू होगा। वरना अब देखिए, सपोज कीजिए कि अभी कोई भी काम करना एक अपराध नहीं है। ठीक, आज से 5 साल बाद एक कानून बनता है जो अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना एक अपराध बना दिया गया फॉर एग्जाम्पल। तो आज से 5 साल बाद कोई कानून बना जिसमें पढ़ाना एक अपराध बना दिया गया। तो 5 साल बाद वो जो कानून बनेगा उसमें किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए तब दंडित नहीं किया जाएगा कि उसने 5 साल पहले पढ़ाया था। समझ रहे हो आप? तो कोई भी क्रिमिनल लॉ पहले की तिथि से लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने जो भी काम किया है वो करते समय अपराध है या नहीं। वो करते समय अपराध है, तब तक उसको दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज है नो डबल जेपार्डी। नो डबल जेपार्डी का मतलब है कि आपको एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोटेक्शन है ये आपको केवल और केवल कोर्ट ऑफ लॉ में और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में प्राप्त है। ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज के सामने डबल जेपार्डी का प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके वायलेशन के लिए अगर एक बार दंडित किया जा चुका है और अगर आपने सेम वायोलेशन दूसरी बार भी किया तो आपको दूसरी बार भी वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी दंडित कर सकती है। तो ये जो डबल जेपार्डी का कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल कोर्ट ऑफ लॉ में और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स में ही लागू होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद 20 बात करता है वो ये कि आपको सेल्फ सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ही खिलाफ जो सबूत होते हैं उसको देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ये बात शामिल नहीं है कि आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी देने से मना कर सकते हैं। इसमें ये बात शामिल नहीं है कि आप अपने थंब इम्प्रेशन को देने से मना कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके घर में कोई क्राइम हुआ है तो आप उस क्राइम सीन पे जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं
उसको आप देने से मना नहीं कर सकते। वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन वाले पार्ट में नहीं आएगा, ठीक? फिर आपको थंब इम्प्रेशन देना ही होगा, ये भी आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन के प्रोटेक्शन वाले पार्ट में नहीं आएगा। और इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन आपको केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। यानी ये कहता है कि किसी भी पर्सन को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए कोई उचित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न हो। ठीक है? अब इस बात को आप समझिए। अब हमने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून सही विधि से बनाया गया हो, भले ही उसका एप्लीकेशन अ, कितना भी गलत क्यों ना हो, समझ रहे हैं आप? अगर आपने कोई कानून सही प्रक्रिया से पारित कर दिया और उस कानून के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सोसाइटी के अगेंस्ट है, बिल्कुल ही ऐसे हैं जो जस्ट नहीं है, तो ऐसे केस में वो कानून सही होगा। क्यों? क्योंकि उसका बनाने का प्रोसीजर सही है। तो ये आर्टिकल 21 कहता था। अब इसको लेके बहुत सारे विवाद हुए। तो इस विवाद में पहला केस आता है आपका गोपालन केस 1950 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रोटेक्शन अंडर 21 है, यानी कि जो राइट टू जो किसी को भी उसके लाइफ के राइट से, है ना, या उसके पर्सनल लिबर्टी के राइट से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से डिप्राइव किया जा सकता है। ये जो प्रोटेक्शन है केवल और केवल आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ है, ना कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ। इसको हम नैरो इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव ने आर्बिट्रैरिली कोई ऐसा एक्शन लिया है जिससे किसी भी व्यक्ति का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अगर कानून बना के, है ना, अगर लेजिस्लेटिव एक्शन के माध्यम से, सही प्रोसीजर के माध्यम से कानून बना के अगर आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जा रहा है, तो ये सही है। ऐसा कहना था गोपालन केस में। अब देखिए, यहाँ पे विधायिका को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई क्योंकि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। अब अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो मेनका गांधी केस 1978 है। इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है, इसके अंदर हमें आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिप्लेस कर दिया। अब मैंने आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पहले ही बताया हुआ है। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन का क्या मतलब है। अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई भी ऑर्डर पारित कर दिया कि अ, कोई ऐसा ऑर्डर जो बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट है, लेजिस्लेटिव ने सही प्रोसेस के माध्यम से भी अगर कोई गलत कानून बना दिया है, यानी कुछ ऐसा अनजस्ट कानून बना दिया जिसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा गलत है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो मेनका गांधी केस में एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन आया आर्टिकल 21 का, और आर्टिकल मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिप्लेस कर दिया। फिर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू एनिमल एक्सिस्टेंस और सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। उन्होंने बोला कि राइट टू जो लाइफ है वो केवल जानवरों की तरह एग्जिस्ट करने से नहीं है या सर्वाइवल करने से नहीं है। राइट टू लाइफ में ये इंक्लूड है कि हम ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिंदा रहें। तो ये बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के लिए मेनका गांधी केस में दिया। अब आर्टिकल 21 में बहुत सारे राइट्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि ये जो राइट है हमारा वो किस आर्टिकल के तहत आता है। अब जैसे राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है, राइट टू लाइवलीहुड है, जीविका का अधिकार। अब जीविका का अधिकार, डिसेंट एनवायरनमेंट, अब ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट का होना जरूरी है ना।
लाइवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अगर आपके पास अच्छी जीविका के साधन नहीं है, तो क्या आप डिग्निटी के साथ जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। फिर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट केस, पुट्टास्वामी केस 2017 में बनाया गया। राइट टू हेल्थ भी हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब डिग्निटी से ज़रूरी है। एक बीमार आदमी कभी भी एक स्वस्थ आदमी की अपेक्षा की तुलना में ज़्यादा समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं होता है ना? समाज में वही व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते हैं जो स्वस्थ होते हैं। फिर अगला राइट टू शेल्टर है, राइट टू फ्री लीगल एड है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है। अब जैसा मैंने आपको आर्टिकल 19 वाले में बताया था कि देश के अंदर कहीं भी आने जाने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। वहीं देश के बाहर जाने का जो अधिकार है हमारा, वो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू फेयर ट्रायल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो राइट्स हैं, ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 21 से रिलेटेड ये कुछ केसेस हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सॉरी। जैसे राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये किस केस में बोला गया? तो सतवंत सिंह सैनी वर्सेस डॉक्टर रामारत्नम, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर केस 1967। राइट टू फ्री लीगल एड, एम एच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपको देख लेना है। अगर आपको याद रह गया तो फिर सही है, नहीं याद रह गया तो भी इट्स ओके। ये केस इंपॉर्टेंट है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइवलीहुड हमारे आर्टिकल 21 का पार्ट है, क्योंकि बिना सही लाइवलीहुड के, बिना अच्छे जीविकोपार्जन के साधन के, हम एक डिग्निटी के साथ लाइफ को नहीं जी सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, अब यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। ये कहता है कि किसी भी लॉ को बनाने का ना केवल प्रोसीजर सही होना चाहिए, बल्कि उसका एप्लीकेशन भी सही होना चाहिए। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अमेरिका में फॉलो किया जाता है। इन हम मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत में भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था, इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया कि नेचुरल जस्टिस, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अब नेचुरल जस्टिस क्या है? देखिए, नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है ऐसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि किसी फेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, है ना? नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को फेयर ट्रीटमेंट मिले, तब जाके उसके साथ न्याय होगा। अब लीगल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस में क्या अंतर है? देखिए, लीगल जस्टिस जो होता है ये स्टेट के लॉ से गवर्न होता है। यानी किसी भी, ये अलग अलग भी हो सकता है ना, किसी भी काम के लिए आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग लीगल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये जो लीगल जस्टिस है वो किसी भी स्टेट में जो लॉ चल रहा है उसके माध्यम से गवर्न होता है। वही नेचुरल जस्टिस जो है वो अपने कॉन्शियंस पे रिलाई करता है, ना कि लीगल सिस्टम पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ये रिअफर्म किया कि राइट टू कि आर्टिकल 21 जो है, इसका मतलब केवल एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल नहीं है, इसका मतलब प्रतिष्ठा के साथ जीना है, डिग्निटी के साथ जीना है। तो इसमें ये सारे राइट्स हैं, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 38 राइट्स, आपको इसको पढ़ लेना है ना? अब इसी में देखिए, राइट टू लिव विद डिग्निटी में क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी आता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। इसी को हम यूथनेशिया कहते हैं। अब देखिए, यूथनेशिया अब का वर्तमान में इंडिया में क्या स्टेटस है हम देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान में यूथनेशिया जो है वो पैसिव यूथनेशिया हमारे इंडिया में अलाउड है। इसको 2018 में कॉमन कॉज केस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। अब यूथनेशिया दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है और अगर वो मरना चाहता है तो उसको किसी अ, बाह्य पदार्थ दे के या बाहर से कोई भी चीज इंजेक्ट करके उसको उसकी उसके जान ले ली जाए। वहीं पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि वो जिस किसी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे जिंदा है उस सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाए और उसे नेचुरली मरने दिया जाए। तो ये पैसिव यूथनेशिया हमारे इंडिया में अलाउड है। कौन से केस में? कॉमन कॉज केस 2018। एक्टिव यूथनेशिया हमारे यहाँ अलाउड नहीं है।
लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे यहाँ इंडिया के अलावा भी हैं जो यूथनेशिया को सपोर्ट करती हैं। कनाडा में माफ़ कीजिएगा, कनाडा में एक्टिव और पैसिव दोनों यूथनेशिया अलाउड है। नेदरलैंड्स में भी यूथनेशिया अलाउड है, स्पेन, बेल्जियम ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे यूथनेशिया अलाउड है। तो ये था हमारा आर्टिकल 21। इसमें आपको ध्यान रखनी है 2 चीज़ें। एक तो पहला कि आर्टिकल 21 ये जो है ये राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है। जो हमारा पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसमें इससे रिलेटेड 3 केसेस हैं, सॉरी मेनली 2 केसेस हैं, गोपालन केस, मेनका गांधी केस। तो आपको इसको ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिप्लेस कर दिया। एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 21A। अब एज यू कैन सी कि 21 में ए ऐड किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी आर्टिकल में कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर ऐड किया हो, इसका मतलब है कि वो किसी न किसी अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया। अब आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ये कहता है कि राज्य कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। अब 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन मिलता है उसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आपको ध्यान में रखना है, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन इज आवर फंडामेंटल राइट, नॉट हायर एजुकेशन। आर्टिकल 21 का जो ये प्रोविजन है, 21A का सॉरी, ये जो प्रोविजन है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। अब इसने आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A इसके सब्जेक्ट मैटर को भी चेंज किया। अब आर्टिकल 45 है ये डीपीएसपी में है। ये भी राज्य द्वारा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। वहीं आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो किसी भी पेरेंट को ये ड्यूटी देता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो ये प्रावधान तो ये जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। अब देखिए, अब आर्टिकल 21A में जो बात कही गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राज्य फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस परसुएंस में इसको प्राप्त करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल 21A। ये सारे इसके प्रोविजंस थे। आपको ध्यान में रखना है कि ये कब ऐड किया गया, है ना? इसने कौन-कौन से आर्टिकल के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया और कौन सा एक्ट लाकर इसको प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 22 जो हमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। देखिए, आर्टिकल 22 2 केसेस में हमें प्रोटेक्शन देता है। पहला केस है जबकि डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ के अगेंस्ट में हो और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या-क्या राइट्स हैं, इस बात की चर्चा आर्टिकल 22 करता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डिनरी लॉ में हमें कौन-कौन से प्रोटेक्शन प्राप्त हैं या कौन-कौन से राइट्स हमको मिले हों। तो जब किसी ऑर्डिनरी लॉ के अधीन हमें अरेस्ट किया गया हो, तो हमें अरेस्ट का ग्राउंड जानने का अधिकार है। हमें किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से, जो भी वकील हो गए, है ना, एडवोकेट हो गया, उससे कंसल्ट करने का अधिकार है। मैजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का अधिकार है। अब आपको ध्यान में रखना है, इसमें जर्नी टाइम या यात्रा का समय शामिल नहीं है। फिर अगर मैजिस्ट्रेट ने और ज़्यादा समय तक हमें डिटेंशन में रखने को नहीं बोला है, तो हमें 24 घंटे के अंदर रिहा होने का भी अधिकार है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी 4 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 2 और जो ऑर्डिनरी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हमें 4 राइट्स मिले हैं, ये केवल और केवल अप्लाई होते हैं जब क्रिमिनल कोई एक्ट हो या ये कोई भी एक्ट क्वासाई क्रिमिनल नेचर का हो, है ना? आगे जो दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इसके केस में भी हमें बहुत सारे राइट्स हैं। अब देखिए, इस केसेस में हमें क्या-क्या राइट्स, हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि अगर हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के किसी भी कानून के अधीन प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है ना? तो उसमें जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, तब तक जब तक कि किसी एडवाइजरी बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा हो। अब एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं।
तो अगर इस एडवाइजरी बोर्ड ने ये नहीं कहा हो कि इस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए डिटेंशन में रखा जाए, तब तक हम उस व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। फिर ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन हमको जानने का अधिकार है, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो जो अथॉरिटी है वो हमें मना कर सकती है कि आपके डिटेंशन का आधार क्या है, आपको नहीं बताया जाएगा। फिर डिटेंशन शुड बी अफोर्डेड डिटेंशन शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट द डिटेंशन। माफ कीजिएगा। हाँ, देखिए, डिटेंशन जो है, जो माफ कीजिए, जो डिटेन्यू है यानी जिसको डिटेन किया गया है, उसको इस बात के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो डिटेंशन के अगेंस्ट में एक कोई कदम उठा सकता है। अगर वो उस डिटेंशन के अगेंस्ट में किसी कोर्ट में जाना चाह रहा हो तो वो जा सकता है। इस बात का अधिकार जो डिटेन्यू है उसको है। अब ध्यान दीजिएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो डिटेंशन का 3 महीने का पीरियड है उसको घटा के 2 महीने कर दिया गया है। लेकिन अभी भी ये फोर्स में नहीं आया। अभी भी अगर किसी को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अभी भी 3 महीने मिनिमम रखा जाता है। अब कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में भी हम जान लेते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है। इसमें सबसे जो कंट्रोवर्सी वाला और सबसे सामान्य प्रयोग में आने वाला जो कानून है वो है यूएपीए 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब आप इस बात को समझिए कि किसी भी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट उसके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि दुनिया में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन है वो इंटीग्रल पार्ट हो। तो ये आप संविधान की जब आलोचना करते हैं, है ना, तो उसमें हम इसको लिख सकते हैं संविधान की आलोचना वाले पार्ट में। तो ये था हमारा आर्टिकल 22। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 22 हमें अरेस्ट और डिटेंशन के मामले में प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और ये दो स्थितियों में होता है, जब हमारा अरेस्ट ऑर्डिनरी लॉ के अधीन हुआ हो और जब हमारा अरेस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अधीन हुआ। ऑर्डिनरी लॉ के अधीन अगर हमारा अरेस्ट हुआ है तो हमें अरेस्ट का ग्राउंड जानने का अधिकार है, हमें लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अधिकार है, हमें मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का अधिकार है, अदरवाइज वो हमको छोड़ दिया जाएगा। और फिर अगर मैजिस्ट्रेट ने नहीं कहा हो तो 24 घंटे के बाद हमें रिहा होने का अधिकार है। और ये केवल और केवल क्रिमिनल एक्ट या क्वासाई क्रिमिनल नेचर के एक्ट में ही लागू होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में हमारा डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, तब तक जब तक कि किसी एडवाइजरी बोर्ड ने ऐसा ना कहा हो। फिर डिटेंशन का ग्राउंड जानने का हमको अधिकार है, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो तो नहीं बताया जाएगा। फिर डिटेन्यू को अपने डिटेंशन के अगेंस्ट में कोर्ट में जाने का अधिकार है। फिर हमने देखा कि किसी भी और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो प्रोविजन है वो किसी देश की डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22। अब हमने यहाँ तक राइट टू फ्रीडम को कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो फंडामेंटल राइट आता है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, यानी अब मानव दुर्व्यापार फिर और बेगारी से संरक्षण, उसका निषेध, उसको मना किया जाएगा। अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स को ट्रैफिक कर रहा है तो उसका प्रोहिबिशन है, कोई फोर्स लेबर करवा रहा है या कर रहा है तो उसका प्रोहिबिशन। अब देखिए, ट्रैफिक ये ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग है, इसमें क्या क्या आता है? ये इंक्लूड करता है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, देवदासीज, स्लेवरी एटसेट्रा। ये सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाते हैं। अब इसका एक्सेप्शन भी है, कि एक्सेप्शन ये है कि स्टेट जो है वो किसी सर्विस के लिए स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी सर्विस को कंपलसरी कर सकता है। सारे देश के व्यक्ति पे किसी भी कंपलसरी सर्विस को थोप सकता है पब्लिक पर्पस के लिए। लेकिन ऐसे केसेस में वो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान और लिंग
इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो आर्टिकल बात करता है, इसका अपने आप में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात कही गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई कानून नहीं बनाया जाता, तो फिर इस बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाता कि ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफ़िक प्रोहिबिटेड है, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो फिर क्या? तो इसलिए इस प्रोविज़न को इफ़ेक्ट देने के लिए, एक लीगल इफ़ेक्ट देने के लिए कई सारे पार्लियामेंट ने लॉ पास किए हैं, जिसमें आपको बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 है, मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम कहते हैं इसको। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का वो है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 है। तो ये सारे एक्ट पास किए गए ताकि 23 आर्टिकल 23 में जो भी बातें कही गई है, उसको एक लीगल इफ़ेक्ट दिया जा सके। नेक्स्ट वन जो कि हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है, वो है आर्टिकल 24। ये चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्रीज में और किसी भी दूसरे खतरनाक एक्टिविटीज में प्रोहिबिट करता है। ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो 14 साल से कम उम्र के हैं, उनको किसी भी फैक्ट्री में या हैजार्डस एक्टिविटी में, लेकिन उनको हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में एम्प्लॉय करने में प्रोहिबिट नहीं करता। अब देखिए, इस एक्ट को भी, ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन को भी लीगल इफेक्ट देने के लिए एक चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 लाया गया। एक कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 लाया गया और इसके माध्यम से नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भी चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाया गया और स्टेट लेवल पे भी एक कमीशन बनाया गया। फिर 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को किसी भी डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब अगला इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम देखेंगे ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो हम एक एक करके इन सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कॉन्शियंस का फ्रीडम होगा, फ्री प्रोफेशन होगा। अब सॉरी, किसी भी धर्म के कॉन्शियंस का फ्रीडम है, उस धर्म के प्रोफेशन का फ्रीडम है, प्रैक्टिस करने का फ्रीडम है, या फिर उस धर्म को प्रोपेगेट करने का फ्रीडम है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के अंतःकरण की, उसके अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसके एक्सेप्शंस हैं कि स्टेट जो है वो रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी सेक्युलर एक्टिविटी को, अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है तो। अब देखिए, किस हर एक धर्म में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ न कुछ गलत चीज़ें भी है। तो अगर किसी धर्म की कोई गलत चीज़ समाज के हित के लिए नहीं है ना? वो समाज को हानि पहुँचा रही है, समाज में जो भी डिस्टर्बेंस ला रही है, तो ऐसे केस में जो स्टेट है उस रिलीजियस प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकता है या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इस बात का अधिकार संविधान राज्य को देता है। ठीक है? फिर देखिए, अब ये जो आर्टिकल 25 है, जिसमें हमें धर्म को, किसी भी धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना? उसको मानने की स्वतंत्रता है। तो इससे रिलेटेड एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसमें कृपाण को लेके विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरिंग कृपान इज ओके, कि कृपान धारण करना सिखों के लिए ठीक है। और हिंदू जो शब्द है, हिंदू शब्द का मतलब हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन, ये चारों हिंदू शब्द में आ जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 26। अब ये आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम देता है। किसको? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को। अब देखिएगा, जो आर्टिकल 25 था वो किसी व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को माने, उसका आचरण करे, उसका प्रचार करे। वहीं आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों को, जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, उनको अधिकार देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अब खुद के तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस बात का उन्हें फ्रीडम है।
आर्टिकल 26 किसी भी रिलीजियस डोमिनेशंस को ये अधिकार देता है कि वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सके, उसके अफेयर्स को मैनेज कर सके, है ना? रिलीजियस डिनोमिनेशंस अपने प्रॉपर्टी को ओन कर सके और एक्वायर कर सके और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सके। ठीक है? क्योंकि अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको एडमिनिस्टर करने का फ्रीडम भी आर्टिकल 26 के अधीन उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया गया है। अब यहाँ पे वही बात आपको दिख रही है कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के लिए है, वही आर्टिकल 26 जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशंस के लिए है, जो भी हमारे या फिर उनके किसी सेक्शन के लिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग आर अंडर हिंदू रिलीजन, ये अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। वहीं अरबिंदो सोसाइटी इज नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। अरबिंदो सोसाइटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। तो ये था हमारा आर्टिकल 26। देखिए, अब एक केस था हनीफ कुरैशी केस। हनीफ कुरैशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गौ हत्या है, बकरीद में गौ हत्या होती है, तो वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ऐसे ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ कुरैशी केस में बोला। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन उनसे फी लिया जा सकता है। फी कैन बी लेवी टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? उनसे धार्मिक प्रशासन को मैनेज करने के लिए, को कंट्रोल करने के, सॉरी, पंथ जो धर्मनिरपेक्ष प्रशासन रहे किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का, उसको मैनेज करने के लिए फी अप्लाई किया जा सकता है। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो आपको ये इस बात का फ्रीडम है कि आप उसको अटेंड करें या ना करें। अब देखिए, अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं और उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या स्थितियां हैं, ये मैंने आपको इस चार्ट में बताया। जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से स्टेट मेंटेन कर रहा है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है या प्रशासित है, लेकिन इस्टेब्लिश किया गया है किसी ट्रस्ट के माध्यम से, तो इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, बट इसमें उपस्थित होना बाध्यकारी नहीं है। आप अपने विवेक के अनुसार चाहें तो इसमें उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है तो यहाँ पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट होना ही है। फिर अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट से एड रिसीव करता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात, प्रेजेंट होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, मैं आज की वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है? अगली वीडियो में हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो भी मैंने प्रोविजंस बताए हैं, उससे रिलेटेड जो भी केसेस बताए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के तो आर्टिकल 28 से आगे देखेंगे और अगले वीडियो में हम श्योरली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।